एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहाँ पे 10th क्लास की एनसीईआरटी की साइंस कंप्लीट कर रहे हैं। और आज हम लोगों का चैप्टर नंबर 4, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ये जो क्लास है सभी बोर्डों के लिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप किसी भी बोर्ड से हो तो हमारी क्लास देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एवं उसके यौगिक। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कार्बन होता क्या है। तो देखिए, पृथ्वी पर जो भी चीज़ें, जैसे हम हैं, आप हैं, लकड़ी है और कोई भी वस्तु हो, तो क्या वो कार्बन से मिलकर के बनी हुई है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कार्बन का किस भाषा का शब्द है। तो कार्बन जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। किसका? लैटिन भाषा का शब्द है। और कार्बो का मतलब होता है कोयल। कोयल का मीन्स होता है कोयला। क्या? कोयला होता है। और इसका प्रतीक सी होता है। परमाणु संख्या 6 होती है। और इसकी संयोजकता यहाँ पे आप 4 लिख लीजिएगा। तो संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है। ऑक्सीजन, देखो कार्बन जो होता है, कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ दहन किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं। देखो, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ नहीं जलाया जाता है। देखो, वायुमंडल में क्या होती है, ऑक्सीजन पहले से उपलब्ध होती है। जब हम कोई लकड़ी वगैरह जलाते हैं, अगर आप किसी, जैसे ग्लास ले लिया, जैसे ये आपका दिया जल रहा है, आपने दीपक जलाया, ठीक है, ये दीपक जल रहा है, इसको जार से कवर कर दीजिए कांच के, तो आप देखेंगे दिया बुझ जाएगा। तो वायु की उपस्थिति में ही क्या होता है, दहन की प्रोसेस होती है। तो जो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ दहन किया जाता है, यानी कि जलाया जाता है, तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और प्लस क्या होता है? ऊर्जा बनती है। C+O2 को जब जलाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जलाने का देखो चिन्ह कर लेते, तो जब जलाते तो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है प्लस ऊर्जा हीटनेस निकलती है। और हाँ, वायु की अनुपस्थिति में क्या कभी दहन की प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है। और देखो, कार्बन जो है पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, जो भूपर्टी सतह होती है, यानी कि जो पृथ्वी की ऊपरी लेयर होती है, ऊपरी सतह होती है, उसमें कार्बन की मात्रा 0.02% पाया जाता है। और जो वायुमंडल में होती है, तो वायुमंडल में देखो, पूरे वायुमंडल में कार्बन की मात्रा 0.03% होती है। तो हम लोग जब कार्बन डाइऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर निकालते हैं वायुमंडल से, तो 0.003 करके लेते हैं, पर जब उसको बाहर निकाला जाता है तो वो अधिक मात्रा में होती है। तो यानी कि आप समझ लीजिए, कार्बन का जो टॉपिक है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं और सबकी मात्रा इससे ज़्यादा है। सबकी, जैसे नाइट्रोजन 71% है, ऑक्सीजन आपकी 21% है, तो ऐसे सब चीज़ें हैं। पर जो 0.03% कार्बन है, पर फिर भी यह कितना है, कितनी खतरनाक है, सोच लीजिए। तो इस वजह से ये चैप्टर जो है इम्पॉर्टेंट है। देखो, बहुत कम मात्रा में उपस्थित होती है। भूपर्टी जो होती है, भू जो ज़मीन होती है, उसकी ऊपरी की सतह जो होती है, खनिजों जैसे उसके ऊपरी सतह में आपको कार्बोनेट मिलेंगे, हाइड्रोजन मिलेंगे, कार्बोनेट मिलेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेंगे, यानी कि HCO3 मिलेंगे। भोजन, कपड़े, दवा, पुस्तक, सभी सजीव जो होते हैं, वस्तुएं जो होती, पेड़ पौधे जो होते हैं और जो जीव जंतु होते हैं, सब क्या होते हैं? कार्बन से मिलकर के बने होते हैं। जैसे आप कोई मेडिसिन खाते हैं या फिर आप कुछ भी खाते हैं, तो उसका जब केमिकल फार्मूला आप देखेंगे, सब एक चेन में जो होता है, यानी कि कार्बन से जुड़े होते हैं। तो बिना कार्बन के कुछ भी संभव नहीं है, ये समझ सकते हैं आप आसान भाषा में। अब इसमें रासायनिक आबंधों के प्रकार समझेंगे। रासायनिक आबंधों में देखो, आयनिक आबंध होता है, सहसंयोजी आबंध होता है। तो हम लोग देखेंगे आगे कि समझेंगे कि कार्बन में कौन सा आबंध पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आयनिक आबंध देख लेते हैं, उसके बाद सहसंयोजी आबंध देख लेते हैं। आयनिक आबंध देखते हैं। तो देखो, आयनिक आबंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, तो जो होता है, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनने वाले बंध को आयनिक बंध कहते हैं। जैसे आपके पास पैसे हैं, दूसरे के पास खाना है, ठीक है, तो आपको पैसे की, आपको खाने की ज़रूरत है, उसको पैसे की, उस व्यक्ति की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। तो यही बंध क्या बना, आयनिक आबंध बना। ठीक है। इसमें आप देखो, सोडियम में जैसे कि प्रोटॉन, कार्बन, ये संख्याएं होती हैं। प्रोटॉन, देखो प्रोटॉन प्लस जो न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में पाए जाते हैं। यहाँ पे नाभिक का ही दिया हुआ है। इस देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की ट्रिक के माध्यम से क्लास हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इस चैप्टर के लिए वो क्लास अलग से समझाने के लिए की गई है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे कि सोडियम के पास 11 होते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, और तीसरी में आपका देखो 11 होता है, 8 2 10 हो गए, और लास्ट का इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 हो गया। और जब क्लोरीन का होता है 17, ठीक, 17 होता है। तो इन दोनों के मध्य हम लोग देखेंगे आयनिक आबंध कैसे बनेगा। तो देखिए, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, 2 2 8 और 1 हुआ।
और जो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे 2 8 7 होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि इसके पास जो है 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास कितना है 7 है। तो यहाँ पे अगर ये एक इसको दे देगा तो क्या होगी, इसकी कक्षा जो होगी पूर्ण हो जाएगी। तो कक्षा पूर्ण हो जाएगी तो एक स्थायी यौगिक बन जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, ये एक दे करके ये स्थायी बन जाएगा और ये एक ग्रहण करके क्या होगा, स्थायी बन जाएगा। तो यहाँ पर ये दाता हुआ, ये क्या हुआ, ग्राही हुआ। तो ये अपने ऊपर दाता है, दाता है मतलब धनी है तो इसके ऊपर धन का चिन्ह आ जाएगा। और ये ऋण इसने लिया है तो इसके ऊपर किसका, ऋण का चिन्ह आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 हो गया, इसका 2 8 हो गया। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कार्बन जो होता है आयनिक आबंध नहीं बनाता, ऐसा क्यों होता है, इसको समझेंगे। तो आपने समझ लिया है कि जब आयनिक आबंध नहीं बनाता है तो इसका मतलब कौन सा बनाता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है। देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है 6 होता है, इसकी संयोजकता जो होती है वो 4 होते हैं, इसके बाहरी कोष में कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयनिक आबंध बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग करना पड़ता है। फिर देखो अगर आयनिक आबंध बनेगा तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मतलब यानी कि इलेक्ट्रॉन वो या फिर त्यागेगा या फिर ग्रहण करेगा। परंतु कार्बन जो होता है ना ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ना ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। यही कारण होता है कि यह आयनिक आबंध नहीं बनाता। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 4 होता है। सहसंयोजी आबंध समझ लेते हैं क्या होता है। तो सहसंयोजी आबंध देखिए, दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणु जब होंगे तो उनके बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। मतलब यहाँ पे देता नहीं है, जैसे कि क्या हुआ, एक बार ये ले लेगा एक बार ये लेगा, तो यहाँ पे क्या होती है, साझेदारी होती है। तो साझेदारी द्वारा बनने वाले बंध को क्या कहते हैं, आबंध को सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। सहसंयोजी आबंध जैसे इसने देखिए साझा किया, इसने इसके साथ साझा कर लिया और इसने क्या किया, इसके साथ साझा कर लिया, तो यहाँ पे सहसंयोजी आबंध बना। सहसंयोजी आबंध जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एकल सहसंयोजी आबंध, द्विसहसंयोजी आबंध, त्रिसहसंयोजी आबंध। ठीक है। तो इसका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 6 होता है। इससे पहले बार बार आपसे कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की ट्रिक के माध्यम से क्लास पढ़ी हुई है, तो वहाँ से आप जाकर के देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे एकल सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं। ठीक है, जब 2 परमाणुओं के मध्य, ठीक है, 2 परमाणुओं के मध्य जोड़े में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। आप जैसे कि जूता लेने जाते हैं, चप्पल लेने आ जाते हैं, तो एक चप्पल तो खरीदते नहीं है ना, जोड़ी में खरीदते हैं। तो उसी प्रकार क्या होता है, जोड़े में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, साझेदारी होती है। इससे क्या होता है, एकल सहसंयोजी आबंध बनता है। जैसे H2 का लेंगे तो H2 का मतलब जब करेंगे तो HH होगा, तो इसके बीच सिंगल बंध मतलब बंध बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुई, जोड़े में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। फिर द्विसहसंयोजी बंध देखते हैं क्या होगा। एकल में एक जोड़ी की साझेदारी होगी, द्वि में क्या होगा, दो जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो देख लेते हैं क्या कह रहा है। जब 2 परमाणुओं के बीच 2 जोड़े इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो वो क्या कहलाता है, द्विसंयोजी आबंध कहलाता है। द्विसंयोजी आबंध कहलाता है। उदाहरण के लिए O2 में दो परमाणुओं के बीच क्या होगी, द्विसंयोजी आबंध बनता है। जैसे आपने देखा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 6 होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, साझेदारी हो रही है, और इनके बीच जब देखो 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो उनके बीच द्विबंध बनेगा, यानी कि 2 डबल बॉन्ड लगेंगे। अब हम लोग समझते हैं त्रिसंयोजी आबंध क्या होता है। ठीक है, त्रिसंयोजी, तो यहाँ पे 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, साझेदारी होगी। जब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब 2 परमाणुओं के बीच 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो वहाँ पे क्या सहसंयोजी आबंध बनता है। यहाँ पे हम लोग N2 का देखेंगे, तो N2 में क्या होंगे, 3 परमाणुओं की साझेदारी होगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 देखिए, 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, साझेदारी हो रही है, तो यहाँ पे त्रिबंध बनेगा। NN के बीच में क्या, त्रिबंध बनेगा। अब हम लोग समझेंगे सहसंयोजी यौगिकों के गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके गुण देख लेते हैं, गुण क्या होते हैं। सहसंयोजी यौगिकों के निम्न गुण पाए जाते हैं। पहले क्या होता है, ये सामान्यतः द्रव या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। पहली बात तो या तो फिर द्रव अवस्था में पाए जाएंगे या फिर गैस अवस्था में पाए जाते हैं। इनका गलनांक व क्वथनांक जो होता है कम होता है। यह सामान्यतः क्या होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, और ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। चालक मीन्स इसमें क्या होती है, विद्युत जो होती है प्रवाहित नहीं होती। जैसे आपने प्लास्टिक में देखा होगा, प्लास्टिक में विद्युत नहीं प्रवाहित होती है, तो क्या होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अब हम लोग कार्बन के अपर रूप, मतलब कार्बन और किन किन
रूपों में पाया जाता है। तो देखिए एक ही तत्व के भिन्न-भिन्न रूप होते हैं जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं, ठीक है? रासायनिक गुण क्या होंगे? समान होंगे। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो क्या होती हैं वो तो समान होंगी। वो समान होंगी पर उनके जो भौतिक गुण होंगे वो क्या होंगे? भिन्न-भिन्न होंगे। क्या होते हैं? भिन्न-भिन्न होते हैं। भौतिक गुण जैसे खाने में कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, उसकी गंध कैसी है, तो ये होते हैं वो क्या उसके भौतिक गुण होते हैं। यानी कि टेस्ट में कैसा है, वो रंगहीन है या फिर गंधहीन है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, ये सब क्या होते हैं? भौतिक गुण होते हैं। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, 3 रूपों में पाया जाता है पृथ्वी पे। देखो हीरा पाया जाता है, ग्रेफाइट पाया जाता है, फ्लोरीन C80 पाया जाता है। ये आप जब बीएससी में जाएँगे तो आपको वहाँ पे चैप्टर में आपको मिलता है। हीरा और ग्रेफाइट में अंतर हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो पहले हीरा और ग्रेफाइट में अंतर समझ लेते हैं क्या होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हीरा। तो हीरे को समझते हैं। तो देखिए हीरा जो होता है यह प्राकृतिक रूप में, देखो प्रकृति में जो पाया जाता है, प्रकृति में क्या पाया जाता है? कठोर रूप में पाया जाता है। इसकी संरचना जो होती है त्रिआयामी होती है। इसका गलनांक जो होता है वो बहुत ही उच्च होता है, बहुत ही अधिक होता है। और यह विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि विद्युत जो होती है इसमें प्रवाहित नहीं होती है। और यह पारदर्शी होता है। इसके आर-पार आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग ग्रेफ़ाइट, जैसे कि आपने पेंसिल देखी होगी तो उसमें ग्रेफ़ाइट होती है, ग्रेफ़ाइट की नोक लगी हुई होती है। तो ग्रेफ़ाइट एक कोमल पदार्थ, जैसे आपने जब उसको साफ़ करते हैं आप कटर के माध्यम से जब उसको बनाते हैं तो आपने देखा होगा क्या होती है, उसकी जो नोक होती है वो टूट जाती है। तो इसका मतलब क्या होती है? कोमल होती है। इसकी संरचना षटकोणीय होती है। गलनांक जो होता है हीरे के गलनांक से बहुत ही कम होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफ़ाइट में जो होती है विद्युत प्रवाहित होती है। और यह क्या होता है? अपारदर्शी पदार्थ होता है, यानी कि आप जब जो नोक होती है उसके आर-पार आप नहीं देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं फ्लोरीन क्या होती है। तो फ्लोरीन यह कार्बन का अपर रूप होता है पहली बात तो। संरचना कैसी होती है? यह गोलाकार अणुओं के रूप में परस्पर देखो 60 कार्बन, इसमें कितने 60 कार्बन के परमाणु से जुड़े होते हैं। या कैसी फुटबॉल जैसी संरचना होती है, यानी फुटबॉल की जैसा गोल दिखता है। खोज इसने किसने की थी? तो बंक मिनिस्टर फूल नामक, देखो फूल ने की थी, इसी वजह से इसका नाम क्या फ्लोरीन पड़ा। ठीक है, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। यह ना तो देखो यह ना तो मुलायम होता है और ना ही कठोर होता है। फ्लोरीन के एक अणु में कार्बन परमाणु कितने होते हैं? 20 षटभुज तथा 20 पंचभुज होते हैं। कैसे होते हैं? 20 षटभुज में होते हैं और 20 पंचभुज में होते हैं। ये आप याद रखिएगा। फ्लोरीन के उपयोग देख लेते हैं। उपयोग कहाँ कहाँ होता है? स्नेहक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। देखो जहाँ पे घर्षण होता है, घर्षण जैसे कि पुर्जे चल रहे हैं, पहिए चल रहे हैं, तो वहाँ जहाँ पे घर्षण होता है तो वहाँ पे स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है ताकि वहाँ पे चिकनापन हो जाए। अर्धचालक के रूप में इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या चालकों से कम एवं अचालकों से अधिक होती है। तो इसी वजह से देखो चालकों से कम होगी और चालकों से अधिक होगी तो ये क्या होता है? ये अर्धचालक होता है। फ्लोरीन क्या होता है? अर्धचालक होता है। अतिचालक, इसमें निम्न ताप ताप पर बिना प्रतिरोध के क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है। इसमें प्रतिरोध के बिना क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है। उत्प्रेरक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि इन सभी के रूप में किया जाता है। और एड्स फैलाने का जो विषाणु होता है उसकी रोकथाम में क्या इसका उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है फ्लोरीन का। अब देखते हैं समावयवता क्या होती है। ठीक है, समावयवता को समझते हैं। समावयवता देखिए क्या होती है। तो समावयवता का मतलब होता है किसी चीज़ को दो भागों में बांटोगे तो वो वैसी ही दिखेगी, बस उसकी संरचना में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, ऐसे यौगिक जिसका अणुसूत्र समान होता है लेकिन क्या होती है? संरचना उसकी भिन्न भिन्न होती हैं। क्या होती है? संरचना उसकी भिन्न भिन्न होती हैं। ये यौगिक क्या होती है? समावयवी कहलाते हैं। और यह क्या कहलाती है? समावयवता कहलाती है। जैसे कि एन ब्यूटेन को जब ऐसे देखेंगे तो क्या आइसोब्यूटेन ये में दिखेगा। ठीक है, तो इसकी संरचना हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। हमारी बुक में दिया होगा, देखिए C4H10 दोनों का एक ही होता है पर इसका क्या होता है? संरचना सूत्र जो होगा वो क्या होता है? ये भिन्न भिन्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हम लोग समझते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन समझते क्या होते हैं। देखिए तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन समझते हैं, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। देखिए जब कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हम लोग देखते क्या है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। इस एक में डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसको एल्कीन कहते हैं, और एक में
ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। देखो, एल्कीन क्या होता है, जब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्कीन कहते हैं। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। एल्काइन जो होती है, जब कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n-2 होता है। हम लोगों ने यहाँ पे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन समझ लिए। अब हम लोग क्या आयुपेसी समझेंगे। अब हम लोग इससे पहले संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बाद क्या आयुपेसी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सभी बच्चों को क्या समझ में नहीं आता, तो उसको हम लोग बहुत ईजी तरीके से समझेंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आयुपेसी के साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।